हेलो, नमस्कार। मैं विनोद कुमार सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बात करेंगे नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्वों को अवधारणा को समझने से पहले हमें इसकी थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जान लेना आवश्यक है। नीति निदेशक तत्व का प्रावधान संविधान में आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्व से संबंधित प्रावधान है। संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्व से संबंधित प्रावधान है। देखिए, नीति निदेशक तत्व एक तरीके के अधिकार है। के.एम. मुंशी ने मौलिक अधिकारों को संविधान सभा में 2 भागों में विभक्त करने के लिए कहा। वो थे बाध्यकारी और अबाध्यकारी। यानी मौलिक अधिकारों के 2 वर्गीकरण दिए के.एम. मुंशी ने। कुछ जो भाग 3 में हैं, जिनको लागू करना अनिवार्य है, जो कि वाद योग्य है, अर्थात इनको लागू नहीं करने पर इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि सभी प्रकार के अधिकारों को, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसलिए संविधान के भाग 4 में रखे गए कुछ मौलिक अधिकार या अधिकार जो कि अवाद योग्य हैं। जो क्या है? अवाद योग्य हैं। इनको लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किंतु इनकी खास बात यह है कि ये शासन में मूलभूत है। शासन में मूलभूत का मतलब है कि ये भावी सरकारों के लिए निर्देशक के रूप में, एक पॉलिसी निर्माण के रूप में काम करेंगे। और जब भावी सरकारें अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करेंगी, उन नीतियों के निर्धारण में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में काम करेंगे। इसलिए इनको मूलभूत मानते हुए भविष्य की सरकारों के लिए इनका आधार मौलिक अधिकारों की भांति कानूनी नहीं है। ये नैतिक व आध्यात्मिक आधार रखते हैं। क्या रखते हैं? नैतिक व आध्यात्मिक अधिकार रखते हैं। नैतिक और आध्यात्मिक आधार के कारण इनको कानूनी गारंटी तो नहीं है, किंतु ये फिर भी सरकारों के लिए बाध्यकारी हैं, क्योंकि इनके पीछे जो शक्ति है वो नैतिक है, आध्यात्मिक है कि 5 साल के बाद जब सरकार दोबारा निर्वाचन में जाती है तो जनता उनको नकार सकती है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में मौलिक अधिकारों नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। मोटे तौर पर नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, किंतु इनको हम आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के रूप में मान सकते हैं। जैसा कि मौलिक अधिकार जो हैं वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, उसी भांति नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। किस लोकतंत्र की? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इसलिए इनको हम 3 मोटे तौर पर बांट सकते हैं।
भारतीय संविधान का भाग 4 जो है वो मूलतः जहां भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन हमें देखने को मिलता है, अर्थात जिस प्रकार गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा थी वह अवधारणा भाग 4 के अंतर्गत परिलक्षित होती दिखाई देती है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 36 से 51 तक, तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 36 बतलाता है, अनुच्छेद 12 की भांति इसमें क्या दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है, राज्य की परिभाषा। 37 और 38 में बताया गया है कि ये शासन की मूलभूत है, आधार अस्तित्व रखते हैं और राज्य इनको सामाजिक व्यवस्था बनाने में, सामाजिक व्यवस्था में लागू करने का प्रयास करेगा। ये जो चीज़ है उसी प्रकार से आर्टिकल 39, इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें आर्टिकल 39 क और ख जोड़े गए हैं। इनके अंदर बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान वेतन, बच्चों की सुरक्षा, गरिमामय वातावरण और विशेषकर एक जो प्रावधान किया गया वो किया गया निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। निःशुल्क विधिक सहायता, आप देखेंगे जब नीति निर्देशक संविधान लागू हुआ था उसमें बहुत सारे नीति निर्देशक तत्व ऐसे थे जिनको लागू नहीं किया जा सका, लेकिन अब शायद ही कोई भाग ऐसा रह जाता है जिसके अनुच्छेद को, नीति निर्देशक तत्वों को सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं की गई है। इसके आगे के अनुच्छेद 40 के अंदर बताया गया है, क्या बताया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा तथा उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा कि वो एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में विकसित हो सके। इसी प्रकार से अनुच्छेद 41, 42 और जो 43 के अंदर नीति निर्देशक तत्व है वो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है, जिसके अंदर काम का अधिकार जो मनरेगा है वो कर्मकारों को काम की गारंटी देता है। उद्योग धंधों के अंदर श्रमिक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करता है और प्रसूति सहायता अवकाश, ऐसे जो प्रावधान हैं वो नीति निर्देशक तत्वों के तहत किए गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान आर्टिकल 44, आप सभी को पता ही है इस आर्टिकल में क्या है, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, इसका मतलब है व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। विशेषकर विवाह और उत्तराधिकार के मामले में समानता का व्यवहार किया जाएगा। ये प्रावधान लागू आज भी केवल गोवा राज्य इसका अपवाद है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। भारत के अंदर किसी भी अन्य राज्य में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। अभी आपने इन दिनों 3 तलाक का जो कानून पारित हुआ है वो इस दिशा में एक कदम था, और उत्तराधिकार और विवाह से संबंधित जो प्रावधान है इनको पूरे भारत में एक समान रूप से लागू किया जाएगा तो समान नागरिक संहिता की स्थापना हो सकती है। वर्तमान सरकार का एक मुख्य एजेंडा भी है ये। इसके आगे अगर हम बात करें आर्टिकल 45, देखिए अनुच्छेद 45 में 2 प्रकार के प्रावधान देखने को मिलते हैं। मूल संविधान में यहाँ प्रावधान था कि राज्य जो है वो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा, किंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें बदलाव कर दिया गया
और इसमें ये जो बालकों की उम्र है वो 14 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष तक कर दी गई। अब प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया है, तो अब ये जो उम्र है वो 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। इसी प्रकार से अनुच्छेद 46 के अंदर क्या बताया गया है, SC ST के लिए हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 47 के अंदर राज्य हितों की बात की गई है। अनुच्छेद 48 इसका संबंध कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देने से है। 47 के अंदर 49 के बाद अनुच्छेद 49 के अंदर जो पुरानी सार्वजनिक इमारतें हैं उन इमारतों की संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 50 यह बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन में सवाल भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शक्ति पृथक्करण का उदाहरण है। अनुच्छेद 50 के अंदर ये कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, देखिए संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका में से चुनी जाती है, इसलिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को अलग कर पाना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति विभाजन की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है, नीति निदेशक तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। क्योंकि इसके अंदर भारत की विदेश नीति से संबंधित प्रावधान हैं। यानी दुनिया के अंदर भारत का संविधान एक ऐसा उदाहरण है जिसके अंदर ही विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है कि भारत सभी धर्मों, किसी पड़ोसी देश या दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, परस्पर संप्रभुता एवं अखंडता का सम्मान करेगा तथा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी भारत की विदेश नीति से संबंधित प्रावधान। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से संविधान के द्वारा नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा या आर्थिक सामाजिक अधिकार प्रदान करके आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया गया। केटी शाह ने इसीलिए नीति निदेशक तत्वों को एक ऐसे बैंक की चेक की सुविधा है या बैंक का ऐसे बैंक का चेक बताया है जिसका भुगतान बाद में किया जाना है, यानी पोस्ट डेटेड चेक है ये, जिसका भुगतान बाद में होना है। क्योंकि उस समय लागू नहीं किया गया था, ये बाद में लागू किए जाने थे। धन्यवाद।